हेलो दोस्तों, मैं अमित शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए आज का नया क्लास होगा, यानी कि भूगोल का। इसमें आपका एग्जामिनेशन जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कितने क्वेश्चन आपके पेपर में जो मैंने पढ़ाया था वो आपके प्रश्न में पूछे गए। तो ये कैलकुलेशन आज आप लोगों को करना है कि सर कितने क्वेश्चन पढ़ाए थे और आपके पेपर में कितने क्वेश्चन फंसे थे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, और जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी और वो ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी छात्र हैं कि एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो उनके पेपर में ये जो प्रश्न बने हुए हैं जो पूछे गए, ये सारे प्रश्न एक ही हैं। तो इसमें ये सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता भी है और ये सारी चीज़ें ध्यान को रखते हुए आपको पढ़ना है। तो हम बात करेंगे आपके मॉडल पेपर की। जो मॉडल पेपर में बनाया गया था क्वेश्चन, जो छात्र नए आए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने हैं वो चैनल को पूरा देखिए, उस वीडियो को पूरा देखें। और इसमें आप लोगों को पूर्ण रूप से देखना है। और बात करेंगे आपका जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को तक मिलता रहे। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। क्या आज का आपका कौन सा क्वेश्चन आया है, किस तरीके से आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि इसमें आपका है ह्यूमन ज्योग्राफी आपका चैप्टर होगा, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी एग्जामिनेशन 2022। ये सीधा से आपका दे रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी। मेजर सब्जेक्ट है आपका BA पार्ट 1। सेकेंड सेमेस्टर वालों के छात्र छात्राओं के लिए, जो BA पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आने वाले जो छात्र छात्राएँ हमारे हैं सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश करेंगे, उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मॉडल पेपर होगा, क्योंकि ये पेपर में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बता दें आप लोग को, ये चीज़ें आपको समझना है कि किस तरीके से पेपर के प्रश्न आए हुए थे। तो सेक्शन ए आप लोग को पता है कि खंड A, नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1550 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, और आपका जो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 1.5 नंबर का है, यानी कि 1.5 नंबर का है। टोटल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 15 नंबर का होगा। अब इसमें आपको हम बताएंगे, पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का फर्स्ट है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, यानी कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब मानव भूगोल की परिभाषा में हेडिंग डालेंगे आप लोग, मानव भूगोल की परिभाषा। इसमें लिखेंगे आप कि मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल, यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल हैं। जीन ब्रून्स जी के अनुसार कहा गया है कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है, जो मानव भूगोल है उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप, यानी कि उनके कार्यभार को से प्रभावित है, और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं, यानी कि जो हमारे भू पे, यानी कि धरातल पर, यानी कि पृथ्वी पर जो घटित होने वाली घटनाएं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं, वही हमारा होता है मानव भूगोल की परिभाषा। अब आपको नेक्स्ट है इसमें आपका कुमारी सैंपुल जी के अनुसार। अब कुमारी सैंपुल कौन सी? कुमारी सैंपुल ये भी आपके जर्मन विद्वान हैं, और ये जर्मन विद्वान जो हैं कुमारी सैंपुल जी, ये रेटजेल जी की शिष्या हैं। ये कौन से हैं? रेटजेल जी की शिष्या हैं। तो कुमारी सैंपुल जी ने कहा है इसमें कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल की परिभाषा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर कि नेचुरल इन्वायरमेंटल, प्राकृतिक वातावरण। नेचुरल इन्वायरमेंटल में आप इसमें लिख सकते हैं निश्चयवाद, ये आपको भी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंटल के अंदर आता है। दूसरा वातावरणवाद भी आता है। तीसरा प्राकृतिकवाद आता है। तो ये सारे आप एक ही कह सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक वातावरण, चाहे आप प्राकृतिक वातावरण करें या फिर वातावरणवाद करें या प्राकृतिकवाद करें या फिर निश्चयवाद करें, तो ये सारे आपको हम बता देंगे कि ये आते हैं आपके प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत। इसमें लिखेंगे आप कि प्राकृतिक वातावरण के अनुसार प्राकृतिक वातावरण शक्तिशाली है। जो निश्चयवादी विचारधारा है के अनुसार कहा गया है प्राकृतिक वातावरण की शक्ति मिलती है, तथा
तथा उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मानव के क्रियाकलापों पर पड़ता है, यानी कि उनके कार्यभार पे पड़ता है या उनके जो कार्यशैली है उनके ऊपर पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में मानव की आकृति, भोजन, वस्त्र, गृह, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग, संस्कृति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था आदि प्राकृतिक वास्तव द्वारा ही निर्धारित किया गया है या प्राकृतिक वातावरण ही के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसीलिए इसे हम वातावरणवाद या प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। निश्चयवादी विचारधारा का प्रमुख विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। किसमें मिलता है आपका? 19वीं शताब्दी में मिलता है आपका, यानी कि 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया है। इन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वोपरि माना और मानव से संबंधित सभी पहलुओं पर प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकारा है। तो यही है हमारा प्रकृति वातावरण या नेचुरल एनवायरमेंटल। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों इसमें। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट यानी कि वातावरण समायोजन क्या है। इसमें लिखेंगे आप लोग, हेडिंग डालेंगे वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन से अभिप्राय वातावरण के तालमेल बिठाने से है। वातावरण तथा मानव वर्ग के पारस्परिक संबंधों में वातावरण का प्रभाव प्रमुख रहता है और मानव वर्ग अपने अनुकूलन तथा वातावरण के रूपांतरण का मतलब समझते हैं एक दूसरे में परिवर्तित द्वारा वातावरण समायोजन करता है। यही नवनिश्चयवादी विचारधारा का मूल है। जो हमारा वातावरण समायोजन है ये नवनिश्चयवादी विचारधारा का मूल मंत्र माना गया है। प्रकृति द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंदर मानव अपनी छांट के द्वारा अपनी शक्ति, रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण का रूपांतरण करके उसमें समायोजन कर दिया है। उसके बाद फिर लिखेंगे कि वातावरण समायोजन के संबंध में फ्ल्यूअर, कार्ल शावर, बुलरिज एवं ईस्ट ग्रिफिथ टेलर आदि विद्वानों ने विस्तृत रूप से अपने विचार रखे हैं। तो ये हो गया आपका वातावरण समायोजन। अब आपका चौथा क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जनसंख्या समस्याएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। अब आपका आता है इसमें चौथा क्वेश्चन कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, जनसंख्या समस्याएं। इसमें लिखना होगा कि जनसंख्या वृद्धि के मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं भी उग्र रूप से उत्पन्न हो रही हैं। इसमें पहला आप लिखेंगे भरण पोषण की समस्या, दूसरा आवास की समस्या, तीसरा बेरोजगारी की समस्या, चौथा भूखमरी तथा अकाल, पांचवा कुपोषण, छठा संक्रमण रोग तथा महामारी, सातवां नंबर आता है अशिक्षितों की बढ़ती जनसंख्या, आठवां नंबर नगरों पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ता दबाव तथा गंदी बस्तियों का विकास, नौवां नंबर आपका आता है इसमें कि अधिकांश संसाधनों पर अधिक बोझ, दसवां नंबर आता है आपका कि कृषि क्षेत्र में कमी, ग्यारहवां नंबर आपका आता है कि वनों का निरंतर विनाश, बारहवां नंबर आपका आएगा निरंतर बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण, नेक्स्ट आपका आता है कि वन्य जीव का खतरा, चौदहवां नंबर शक्ति के संसाधनों की कमी, पंद्रहवां नंबर राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, और 16वां नंबर आपका आता है इसमें सामाजिक बुराइयां तथा भ्रष्टाचार। तो ये आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जनसंख्या की समस्याएं हैं। यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, एक दूसरे के ऊपर दुराचार व्यवहार, एक दूसरे का जो शिष्टाचार है वो ख़त्म हो रहा है और एक दूसरे के ऊपर कितने ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं की गई। तो ये सारी चीज़ें बुराइयां आज के जनसंख्या की जो नव युगों में हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो जनसंख्या को जो तीव्र गति को रोकना आधुनिक विश्व में गरीबी और अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन आदि पर विजय पाने का मूल मंत्र है और राष्ट्र का बढ़ता हुआ विकास यह उन्नत तकनीकी का लाभ बढ़ती जनसंख्या ही निगल जाती है। तो इसी के कारण आपका जनसंख्या समस्याएं होती हैं। अब आपका नेक्स्ट आपका आंसर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा इसमें कि पांचवा नंबर है कि मिग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी मिग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, यानी जनसंख्या का स्थानांतरण। जनसंख्या का स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन करना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे बसना। तो ये होता है हमारा जनसंख्या स्थानांतरण।
अब इसमें आप लिखेंगे जनसंख्या स्थानांतरण में कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि जो पृथ्वी हमारी है उसके किसी भी स्थान पे, मान लो ये यहाँ पे हम निवास करते हैं और यहाँ पे आके हम लोग बस गए, तो ये होता है जनसंख्या स्थानांतरण। यानी कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का जो प्रवसन है, जनसंख्या का स्थानांतरण कहलाता है। प्रवसन का मतलब समझते हो कि गति करना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे बसना, यही होता है प्रवसन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार स्थानांतरण या प्रवसन एक प्रकार से भौगोलिक स्थान परिवर्तन अथवा स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरे भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिनमें रहने और पहुंचने का संस्थान दोनों बदल गए होते हैं। इस प्रकार का आवास प्रवास स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान अस्थायी रूप से बदल जाता है। डेविड हीर के अनुसार कहा गया है कि अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थानांतरण कहा जाता है। E.S. ली के अनुसार कहा गया है कि स्थानांतरण अस्थायी या अर्ध अस्थायी आवास परिवर्तन है। इसमें दूरी का अधिक महत्व नहीं है। सामान्यतः किसी स्थान का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक किसी कारण से जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशीलता स्थानांतरण है। तो ये होता है हमारा जनसंख्या का स्थानांतरण। उसके बाद फिर आपका आता है ओवर पॉपुलेशन या जनाधिक्य, यानी कि जनाधिक्य क्या। अब आपका आएगा भारत में जो जनाधिक्य है वो चीज़ें समझिए आप। ओवर पॉपुलेशन जब जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों के अनुपात में अधिक हो जाती है तो उसे हम जनाधिक्य कहते हैं। भारत में जनाधिक्य है अथवा नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत में जनाधिक्य, जबकि कुछ विद्वान जनाधिक्य जैसी स्थिति भारत के लिए नहीं मानते। उनके अनुसार यहाँ उपलब्ध संसाधन जनसंख्या के अनुपात में कम नहीं है, केवल उन्हें विकसित करने की आवश्यकता है। यह निर्विवाद है कि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और भारत में जनसंख्या का अधिक वृद्धि होने से भूमि पर जनसंख्या का भार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस वृद्धि के वे कारण हैं जो एशिया के सभी देशों में लागू होते हैं। तो ये होता है हमारा जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इसमें लिखेंगे आप अधिवास का अर्थ हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे भूगोल में यह प्रक्रिया अधिग्रहण भी कही गई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है। अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन या मकान बनाने के साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। और अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकार में विभक्त किए गए हैं। पहला तो आपका था ग्रामीण अधिवास, दूसरा आता है नगरीय अधिवास। तो ये जो आपके मुख्य रूप से दो दिए गए हैं अधिवास, ये मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। ग्रामीण में ग्रामीण निवास करते हैं और शहर में जो नगरीय है वो शहरों में आते हैं, यानी कि शहरों के अकॉर्डिंग आते हैं। फिर आपका आता है होमो सैपियंस। होमो सैपियन क्या है? अब होमो सैपियंस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है दोस्तों, अब जो हमारा होमो सैपियन है, होमो होता है वंश आपका, होमो का मतलब वंश होता है और सैपियन का मतलब होता है जाति या उपजात। होमो सैपियंस का मतलब हो गया उपजात या वंशजात, ये आपका हो जाता है वंशजात। यानी कि होमो सैपियंस आधुनिक मानव, इसे कहते हैं हम आधुनिक मानव या व्यक्ति स्तनपायी सर्वाहारी प्रधान जंतुओं की एक जाति है जो बात करने, अमूर्त सोचने, ऊर्ध्व चलने तथा परिश्रम के साधन योग्य बनाने योग्य हैं। तो इसे हम कहते हैं होमो सैपियन। होमो सैपियन की दो शाखा में विभक्त है। पहली शाखा तो आपका निएंडरथलमानो आता है। पहला आपका आएगा निएंडरथलमानो, इसमें निएंडरथलमानो आएंगे। और दूसरी शाखा जो है वो क्रो-मैग्नान मानव है, जो अवस्था में गुजरकर मनुष्य तक पहुंच गई है। और जो निएंडरथलमानो है वो अंत हो गया निएंडरथलमानो का। तो इसी तरीके से जो निएंडरथलमानो है और दूसरा आपका है क्रो-मैग्नान मानव, तो ये दोनों आपके होमो सैपियंस के मुख्य जो होमो इरेक्ट्स हैं, इनकी दो शाखाएं मुख्य रूप से ये थी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा हाउस टाइप इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में मकानों के प्रकार। अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे उत्तर भारत में मकानों के प्रकार, लिखेंगे उत्तर भारत में मकान निम्नलिखित रूप से हैं। पहला तो आपका आएगा मकानों के प्रकार और भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, उसमें भौगोलिक प्रभाव किस तरीके से हैं ये चीज़ें रहती है। लेकिन सबसे पहले वहाँ की मकान की स्थिति जानिए। पहला आपका आएगा ढालू छत के मकान वहाँ पे मिलेंगे आपको, सपाट छत के मकान मिलेंगे। तीसरा ढालू और सपाट छत के मिश्रित मकान हैं। चौकोर या आयताकार मकान है। पांचवा वृत्ताकार मकान आपको मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से कुछ आपका। उसका में फिर द्विछतीय मकान, फिर 4 दीवारी से घिरे मकान, फिर आपका 8वां आएगा 2 दिशाओं में दरवाजे वाले मकान। तो ये आपके उत्तर भारत में मकानों के प्रकार हैं। तो इस तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन आपका आता है, यानी कि सेक्शन ए का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है गैदरिंग या एकत्रीकरण। एकत्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों, आप लोग अच्छे से जानते हो, किसी चीज़ को एकत्रित करना या किसी चीज़ में किसी आप सभा में एकत्रित हो जाना, या बात करेंगे कोई चीज़ को एकत्रित करना, या पर्यावरण प्रदूषण होता है तो पर्यावरण जो इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। एकत्रीकरण का मतलब होता है एकत्रीकरण का मतलब होता है एकत्र होना या फिर एक सभा में इकट्ठे होने। एकत्रीकरण इकट्ठे होने, यानी कि एकत्रीकरण का एकत्र होने या होने की क्रिया को एकत्रीकरण कहते हैं, यानी एकत्र होने की क्रिया को एकत्रीकरण कहते हैं। इसकी परिभाषा में आपको एग्जाम्पल ये हो गया कि मान लो आप सभा में हैं या फिर आप संसद में एकत्र हो गए या फिर आप कहीं पे जुलूस निकला है वहाँ पे एकत्रित हुए, तो यही होता है एकत्रीकरण। तो इस तरीके से आपको मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन बताया सेक्शन ए के। सेक्शन बी की तरफ रुख करते हैं। सेक्शन बी में दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, और जो हमारे नए दोस्त चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आइए चलते हैं आपके नेक्स्ट, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी की तरफ रुख करेंगे। सेक्शन बी खंड बा, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर इन ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। और जो प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो 8 नंबर का है। यहाँ पे आपको 8 नंबर निर्धारित किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे आप मानव भूगोल के विषय क्षेत्र वर्णन है कि डिस्कस द स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि भूगोल पृथ्वी तथा पार्थिव वस्तुओं का अध्ययन है। मानव भूगोल मनुष्य एवं पार्थिव वस्तुओं का अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, भू संरचना, जलवायु, जलराशि, वनस्पति, खनिज संपत्ति, जीव जंतु आदि मानव रहन सहन, कार्यकलापों और आचार विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मानव किस प्रकार के भौगोलिक तत्वों को अपने कार्यों के लिए उपयोग में लाता है। इन तत्वों को समझकर अध्ययन मानव भूगोल में ही किया जाता है। इसके मुख्य रूप से विषय क्षेत्र है। पहला तो आपका आएगा इसमें कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र भूपटल पर मिलने वाले समस्त प्राणी जगत में मानव सबसे अधिक विकसित क्रियाशील प्राणी है। मानव के क्रियाकलापों को भौगोलिक शक्तियाँ सदैव प्रभावित करती हैं और अपने लाभ व कल्याण के लिए मानव प्रकृति वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण को निर्माण करती हैं। इस तरह मानव की स्थिति केंद्रीय होती हैं, जिसमें एक और प्राकृतिक वातावरण होता है और जबकि दूसरी ओर संस्कृति वातावरण होता है। जैसे ये हो गए मानव, उसके अंदर फिर आपको ये मिलते हैं संस्कृति वातावरण, इधर आपको मिलेंगे प्राकृतिक वातावरण है कि नेचुरल ये वाले। उसके अंदर फिर ये आपको गति इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ से आप जाएंगे इधर मिलेंगे, इधर गति करेंगे, इधर करेंगे, और फिर मानव फिर इधर गति करेगा और इधर गति। तो ये होता है आपका किस तरीके से निर्माण करते हैं मानव की स्थिति केंद्रीय, यानी कि कब प्रकृति वातावरण होता है और कब आपका
संस्कृति वातावरण होता है दूसरी ओर। तो ये चीज़ें हैं। फिर अतः मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें, पहला आपका आएगा प्रकृति वातावरण के तत्व, दूसरा संस्कृति वातावरण के तत्व और तीसरा आपका आएगा वातावरण समायोजन के अध्ययन। पहला लिखेंगे प्रकृति वातावरण के तत्व। प्रकृति वातावरण के तत्व अंतर्गत 2 तत्व हो समावेश के हैं। पहला तो जड़ तत्व आता है और दूसरा चेतन तत्व आता है। जड़ और चेतन तत्व। जड़ तत्व में लिखेंगे कि तत्वों में स्थलाकृतियाँ, जलराशियाँ, जलवायु, मिट्टी तथा खनिज संपदा सम्मिलित है। जो जड़ तत्व हैं उसमें जलराशि है, जलवायु हो गई, मिट्टी तथा खनिज तत्वों की स्थलाकृतियाँ, ये आपको सम्मिलित की हैं। और आपका चेतन तत्व में आपको मिलेंगे इसमें, यानी कि प्राकृतिक वातावरण में चेतन में आएगा कि चेतन तत्व में प्राकृतिक वातावरण की जैविक दशाएँ सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु एवं पशु पक्षी सम्मिलित होती हैं। उक्त जड़ चेतन तत्व में अध्ययन के बिना मानव के क्रियाकलापों को नहीं समझा जा सकता है। फिर दूसरा आपका आएगा इसमें सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। अब सांस्कृतिक वातावरण के तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सांस्कृतिक वातावरण के तत्व में आपका आएगा कि सांस्कृतिक वातावरण का जन्म मानव तथा प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। और इसके मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें विन्यास रूप। विन्यास रूप में आपको मिलेगा कि मानव द्वारा निर्मित खेत खान, मकान और व्यावसायिक स्थल सम्मिलित होते हैं विन्यास रूप में। दूसरा चल रूप आता है। अब चल रूप में मानव द्वारा निर्मित यातायात के विभिन्न साधन सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा आपका आता है इसमें क्रिया रूप। क्रिया रूप में इसमें विभिन्न मानवीय व्यवसाय, कृषि, आखेट, पशुचारण, शिक्षा, साकार, स्वास्थ्य उद्योग, व्यापार, धर्म तथा विज्ञान आदि सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें वातावरण समायोजन अध्ययन। इसमें आपका आएगा कि मानव भूगोल के अध्ययन के उन विभिन्नताओं को सम्मिलित किया गया है जो संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्याओं की शारीरिक आकृतियों में, वेशभूषा में, भोज्य पदार्थों में, मकानों के बनाने की सामग्री और शैली में, आर्थिक व्यवसाय में तथा जीवन के तरीकों और आदर्शों में पाई जाती हैं। विश्व में विभिन्न प्रदेशों में चलने वाली भाषा, शिक्षा, धार्मिक विश्वास तथा शासन प्रणालियों में भी भिन्नता पाई जाती हैं या मिलती हैं। तो ये हो गया आपका मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर कि राइट एन एस्से ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव भूगोल का विकास। अब इसमें आप लिखेंगे कि मानव भूगोल के उद्भव एवं विकास। यूनानी साम्राज्य के पतन के पश्चात रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें साम्राज्य विस्तार की लिप्सा अधिक बलवती रही और भौगोलिक ज्ञान को गतिकंद हो गई। यानी कि 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य के नष्ट हो जाने पर अरब वासियों ने यूरोप एवं दक्षिण एशिया के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इनका देश व्यापार मार्ग में पड़ता था। अक्षांश देशांतर एवं निर्णय तथा बेलनाकार प्रक्षेप का विकास इस काल के महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में ओटोमन साम्राज्य के स्थापित हो जाने पर अरब मार्ग बंद हो गया और यूरोप का व्यापार पश्चिम दिशा में गतिशील हो गया। तब दक्षिण अरब एशिया में व्यापार के मार्ग ढूंढने पर यूरोप के कई देश अग्रसर हो गए। सन 1472 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन आदि अन्वेषकों ने महत्वपूर्ण मार्गों के विकास किए हैं। मानव भूगोल में विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। इसमें लिखेंगे आप कि 17वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान क्लुबेरियल एवं वारेनियस ने अपने पुस्तक में लिखी, जिसमें गणित, भूगोल एवं ब्रह्मांड की विस्तृत उल्लेख था। वारेनियस ने मानव भूगोल के विशेष भूगोल की संज्ञा प्रदान की। उसकी मृत्यु के बाद छपी स्पेशल ज्योग्राफी पार्थिव पदार्थ एवं जलवायु, वातावरण, वनस्पति एवं पशु जीवन की अभिन्न एकता तथा देश विदेश के निवासियों, व्यापार तथा शासन का वर्णन है।
हार्टशोन के मतानुसार क्रमबद्ध भूगोल पर सबसे प्रथम ग्रंथ वारेनियस ने लिखा था और 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू तथा डर्डन ने मनुष्य की प्रकृति का प्रभाव का अध्ययन किया और पृथ्वी को मानव एवं मानव संस्कृति के विकास का रंगमंच बताया। इसी समय भूगोल को स्वतंत्र विज्ञान का स्थान मिला। जर्मन वैज्ञानिक बुशिंग, बुआसे तथा गैटरर ने भौगोलिक अध्ययन में 4 चांद लगाए और बुशिंग की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रही। बुआसे ने पृथ्वी की ढांचा बेसनी से निर्मित बताया, जिनके मध्य पर्वतों की लगातार श्रृंखला एवं समुद्री रीढ़े थे। इस सिद्धांत को समोच्च रेखाओं द्वारा निर्मित धरातलीय मानचित्रों द्वारा समर्थन मिला। राज्यों एवं देशों के सीमाओं के स्थान पर पर्वतों द्वारा निर्मित रेखाओं का महत्ता मिली और गैटरर ने बुआसे के सिद्धांत के आधार पर संसार के प्रकृत प्रदेशों में विभक्त किया, जिसका प्रयोग भूमध्य सागरीय प्रायद्वीपों में किया गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, चौथा नंबर, कि क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। अब लिखेंगे आप इसमें, निश्चयवाद किसी भी क्षेत्र में मानव की आकृति, भोजन, वस्त्र, मकान, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संस्कृति, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था के आदि वातावरण से ही निर्धारित होते हैं। इसलिए इसे वातावरणवाद या इन्वायरमेंटलिज्म भी कहते हैं। प्राचीन ग्रीक भूगोलवेत्ता हिप्पोक्रेटिस ने 420 ईसा पूर्व में अपने पुस्तक वायु, जल और स्थान में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम मौसम का अध्ययन करना चाहिए। उसे ठंडी व गर्म हवाओं के प्रभाव तथा जल के गुण धर्म का निरीक्षण करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार मानव की प्रवृत्तियाँ वातावरण की देन है और उसके मत में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग बहादुर होते हैं, परंतु उनमें पड़ोसी देशों पर राज्य करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उनमें राजनीतिक संगठन नहीं होता है। एशिया की गर्म जलवायु में रहने वाले लोग कम साहसी व गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं। यहीं पे हेरोडोटस जी ने मिस्र में संस्कृत एवं सभ्यता के विकास का श्रेय वहाँ की उपजाऊ मिट्टी, नील नदी का जल, स्वच्छ आकाश और प्राकृतिक तत्वों को दिया है, जिनके फलस्वरूप अन्य मरुस्थलीय भागों की अपेक्षा यहाँ पर सभ्यता का अधिक विकास हुआ है। और इसी प्रकार अरस्तु ने भी अपनी रचना राजनीति में प्रकृति तथ्यों का प्रभाव मनुष्य के मानसिक एवं भौतिक गुणों पर बतलाया है। इन्होंने यह व्यक्त किया है कि यूरोप की ठंडी जलवायु में व्यक्ति बहादुर होते हैं, किंतु तकनीक, चातुर्य एवं विचारों में उनमें अभाव होता है, जबकि एशिया की गर्म जलवायु के लोग विचारशील एवं चतुरशील होते हैं। रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भी यह माना है कि वातावरण ये कारक यानी कि भू उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि मनुष्यों की क्रियाओं को प्रभावी एवं नियंत्रित करता है। अरब भूगोल शास्त्रियों ने मानव पर जलवायु के प्रभाव की व्याख्या की है और उसके मतानुसार विभिन्न जलवायु प्रदेशों में रहने वाले लोगों को शारीरिक गठन, रहन सहन, उद्यम भिन्न भिन्न होते हैं। उनका मत था कि जिन स्थानों पर पानी की अधिकता होती है वहाँ के लोग प्रसन्नचित्त और जिन स्थानों पर शुष्कता होती है वहाँ के लोग क्रोधी होते हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि खानाबदोश लोग सदैव खुले वातावरण में रहने वाले कारण शक्तिशाली, बुद्धिमानी और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। खानाबदोश का मतलब है नोमैड्स। तो इस तरीके से अलग अलग आपको देखने को अलग अलग विद्वानों का मत है। इसी तरीके से आपको निश्चयवाद का संकल्पना को यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटरी यूनिट यानी कि पार्थिव एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे पार्थिव एकता में इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भूगोलवेत्ता वान हम्बोल्ट ने किया। बाद में कार्ल रिटल, रेटजल, शैम्पुल तथा ब्लास आदि विद्वानों ने भी सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के समस्त भौगोलिक तत्व, चाहे वे जड़ हों अथवा चेतन, एक दूसरे से आपस से संबंधित होते हैं। इनमें किसी भी तत्व का स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं किया जाता है। भूपटल की बाह्य विषमता के बावजूद उनके सभी तत्व परस्पर अंतर संबंधित मिलते हैं। पार्थिव एकता सिद्धांत के संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं के विचार। पार्थिव एकता का प्रतिपादन हम्बोल्ट अपने ग्रंथ में कॉस्मोस में
यानी कि कॉस्मॉस में पृथ्वी का एक जैविक तथा अविभक्त इकाई मानते हुए लिखा है कि समस्त विश्व में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है और एक ही जीवन पत्थरों, पौधों, जानवरों, यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश लिए हुए हमेशा मिलता है। रेडजिल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपो जियोग्राफी में स्थान पर इन्होंने लिखा है कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ किया जाता है और इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों को बल दिया जाता है और भौगोलिक एकता के संबंध में दर्शन होते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास के अनुसार कहा गया है कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है और मानव भूगोल की घटनाएं पार्थिव एकता से संबंधित है और तथा मात्र इसी के उनकी व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद में फिर आपको लिखना है इसमें पहला, पार्थिव एकता के कुछ उदाहरण के सिद्धांत इस प्रकार है। वायुमंडल के विभिन्न तत्व आपस में संबंधित होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर ताप का असमान वितरण होता है, जिसमें पृथ्वी विभिन्न वायुदाब की पेटियां बनाती हैं, जिसके फलस्वरूप हवाओं की दिशा एवं वेग निर्धारित होते हैं, जिसमें हम वितरण एवं मात्रा निश्चित होती है। वर्षा जल नदियों द्वारा समुद्र में एकत्र हो जाता है और पुनः सूर्य के प्रकाश से उक्त समस्त क्रियाओं होकर समुद्र का पानी बदल और नदियों की यात्रा करता हुआ समुद्र में आ जाता है। फिर दूसरा आपका आता है इसमें कि पर्वत और नदियाँ सर्वथा विभिन्न इकाइयाँ जान पड़ती हैं, लेकिन उनमें से परस्पर गहरा संबंध होता है। नदियाँ पर्वतों में मिट्टी लाकर यानी कि भूद्रोणियों और निचले भूभागों में एकत्र किया जाता है और पर्वत खिंचते हैं, समुद्र तल भरते हैं, तो इस तरीके से आपका होता है। फिर तीसरा, चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी वनस्पति को जन्म देती है और वनस्पतियाँ पर जीव जंतुओं का जीवन निर्भर करता है, अतः चट्टानों जीव जंतुओं में संबंध होता है। फिर चौथा आपका आएगा इसमें कि वनस्पति संसार में पार्थिव एकता सिद्धांत का तीव्र स्वर सुनाई पड़ता है। हर जलवायु प्रदेश अपनी अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति होती है। विषुवतीय रेखीय वनों में वर्षा तथा तापक्रम, लंबी समय शाखाएं, सघन पत्तियां और फिर नीचे बेले की झाड़ियां होती हैं। पांचवा आपका आएगा इसमें कि मानव तथा जलवायु में भी एक घनिष्ठ संबंध होता है, जो संपूर्ण संसार का 50% भाग अत्यंत शीत, अत्यंत शुष्कता और अत्यंत आर्द्रता एवं उष्णता के कारण मानव के अधिक उपयोग का नहीं, फलतः इस पर मुश्किल 2 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनघनत्व है। जहाँ पर जलवायु संबंधी कठोरताएं नहीं हैं, जनसंख्या अधिक घनी है, यहाँ तक कि ऐसे क्षेत्रों में मानव बस्तियाँ मधुमक्खी के छत्तों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें छठा नंबर, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की जनसंख्या वितरण का वर्णन कीजिए। सातवां नंबर लिखेंगे इसमें, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द एवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट। अब आपका आएगा अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सर्वप्रथम मानवजात की उत्पत्ति एवं विकास के संबंध में एक वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने अपने विचारों को प्रतिपादन अपनी पुस्तक की प्राणी विकास के सिद्धांत में किया। मानव की उत्पत्ति के संबंध में डार्विन ने 3 सिद्धांतों को प्रतिपादन किया था। पहला तो आपका आएगा इसमें रूपांतरण का सिद्धांत, दूसरा आपका आता है इसमें अनुकूलन का सिद्धांत, तीसरा प्राकृतिक चुनाव। इसमें अलग अलग तरीके से आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनके होने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें कि प्राथमिक वर्ग के सभी प्राणी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। दूसरा, इनमें स्तन ग्रंथियाँ को संख्या 2 होती हैं। तीसरा, अंगूठे की बनावट अन्य अंगुलियों के भिन्न होती हैं और अंगूठा अन्य अंगुलियों की ओर आसानी से मुड़ जाती हैं। उसके बाद में फिर आपका इसमें नेक्स्ट आता है कि विकास क्रम के आधार पर मानव के वर्गों को विभाजित किया गया है। पहला तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंतर्गत आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबसन्स, दूसरा होमो इरेक्ट्स। इसमें पहला होमो इरेक्ट्स में जावा मानव, दूसरा पिकिंग मानव, तीसरा होमो इरेक्ट्स अफ्रीका एवं यूरोप में, चौथा
हिडलबर्ग मानव, पाँचवा निएंडरथल मानव, फिर तीसरा होमो सेपियंस मेधावी मानव, जिसमें ग्रिमाल्डी मानव आते हैं, क्रोमैग्नन मानव आता है, तीसरा रेडिसियाई जिम्बाब्वे मानव। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे मिलेंगे अधिवास। अब उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रारंभिक कृषि पर एक निबंध लिखिए, यानी कि राइट एन एस्से इन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। अब आपका आएगा प्रारंभिक कृषि। प्रारंभिक कृषि हेडिंग डालेंगे। भारत में कृषि के प्रकार, पहले तो प्रारंभिक कृषि आता है। इसमें इस तरह की खेती ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए किसी फसल का चुनाव किया जाता है और इसे कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। इसके लिए ज़मीन के किसी टुकड़े को वनस्पति को पहले काटा जाता है और फिर इन्हें जला दिया जाता है। उससे मिलने वाली राख की मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर उसे फसल उगाई जाती है। इस तरह की खेती बस इतनी उपजाऊ होती है जिसमें परिवार का पेट भर सके। 2-4 बार खेती करने के बाद उस ज़मीन को परती छोड़ दिया जाता था और फिर एक नई ज़मीन की खेती के तैयार किया था। इससे पहले वाली ज़मीन को इतना समय मिल सकता है कि प्राकृतिक तरीके से उर्वरता वापस लौट आए। इसमें आपका आता है झूम, जो असम, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड में आता है। पामलू मणिपुर में आता है। दीपा विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बेबर या दहिया खेती मध्य प्रदेश में आता है। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में। पामा दाबी या कोमन आपका उड़ीसा में आता है। कुमारा पश्चिमी घाट। वालरे तथा वाल्टरे दक्षिण पूर्व राजस्थान और खी आपको हिमालय में। कुरुबका झारखंड में मिलता है। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका के। और फिर कोनुको आपका वेनेजुएला। रोका ब्राज़ील में आता है। मशोले मध्य अफ्रीका और रे वियतनाम के अंतर्गत। तो ये प्रारंभिक कृषि के खेती के अंतर्गत आते थे। इसमें आपका लिखेंगे कि प्रारंभिक सामान्य युग में कि तमिल लोगों ने चावल, गन्ना, बाजरा, काली मिर्च, विभिन्न अनाज, नारियल, सेम, कपास आदि जैसे फसलों की विस्तृत श्रेणी की कृषि की। फिर आपका सतत कृषि के लिए व्यवस्थित जुताई, खाद, खरपतवार, सिंचाई और फसल संरक्षण संबंधी कार्य किए जाते थे। फिर आपका मसालों के व्यापार में तेजी आई क्योंकि भारत ने भूमध्य सागरीय में मसालों की समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू कर दिया। ये प्रारंभिक कृषि के अंतर्गत आते थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इसमें लिखेंगे आप कि मानो विश्व की प्रजातियों का वर्ग है। प्रेजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रेस द वर्ल्ड। विश्व की मानव प्रजातियों के वैज्ञानिक वर्गीकरण को सर्वप्रथम प्रयास लिनेकस द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया। विश्व में मुख्यतः 3 बृहद प्रजातियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित रूप से हैं। पहला तो श्वेत प्रजाति अथवा जिसे हम कहते हैं काकेसाइड। दूसरा आपका आता है पीप प्रजाति जिसे हम कहते हैं मंगोलायड। और तीसरा आपका आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काली प्रजाति जो नीग्रोनाइड, यानी काकेसाइड, मंगोलायड और नीग्रोसाइड आता है। अब आपका काकेसाइड में आता है कि ये गौरवपूर्ण
होते हैं और ये विश्व में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजाति है। ये प्रायः सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं तथा विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी प्रजाति के अंतर्गत शामिल की जा सकती हैं। इसमें काकेशस पर्वत के दक्षिण भाग में है। इस प्रजाति की भी 3 शाखाएँ हैं। पहला तो यूरोपियन शाखा है, दूसरा नार्डिक है और तीसरा आपका भूमध्य सागरीय है। और जो आपका सी आता है एल्पाइन। उसके बाद फिर आपका मंगोलाइट आता है। मंगोलाइट में आपको हम बता दें कि पीले भूरे रंग के मंगोल प्रजाति के मुख्य विस्तार मध्य व पूर्वी एशिया में है। दक्षिणी पूर्वी एशिया व इंडोनेशिया में ऑस्ट्रेलॉयड लोगों से संपर्क के कारण इनका हल्का भूरा रंग हो गया है। मंगोल प्रजाति का विशिष्ट लक्षण उनकी तिरछी आँखें हैं और इनकी औसत ऊंचाई 1.66 मीटर होती है, जो भारी पलकों के कारण मुड़ी हुई दिखती हैं। इनके बाल काले, खड़े एवं अल्प होते हैं। ये लघु कपालिक होते हैं और इनके 4 प्रमुख वर्ग हैं। पहला तो प्राचीन मंगोलाइड आते हैं, दूसरा आर्कटिक मंगोलाइड आते हैं, तीसरा अमेरिकन इंडियन और चौथा इंडोनेशियन मलय। तीसरा आपका आता है काली अथवा जिसे हम कहते हैं निग्रोइड प्रजाति। ये काले भूरे तक कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। इन्हें 2 शाखाओं में बांटा जा सकता है। पहला तो अफ्रीकन शाखा और दूसरा एशियन शाखा। तो इस तरीके से आपके विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शन बी का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका नवा यानी कि सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। सेक्शन सी में आपका आएगा। अब सेक्शन सी में आप लिखेंगे कि नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। यानी कि प्रत्येक किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में होना चाहिए। यानी कि जो एक आपका 2 क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द मेन टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि मानव अधिवास के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन आपका है कि डिस्क्राइब द फिजिकल एंड कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कहा गया है इसमें आपका कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक कारकों की विवेचना कीजिए। 12वां नंबर आता है कि डिस्कस द हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ बुशमैन एस्किमोज, यानी कि बुशमैन तथा एस्किमो के आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन आपका है इसमें कि डिस्क्राइब द मोड ऑफ लाइफ ऑन संथाल और थारू, यानी कि संथाल अथवा थारू के जीवन पद्धति की विवेचना कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन सी के ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, जो आपको थोड़ा समझने में भी आसानी होगा और अच्छे से आप लोग को पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।